हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कल रात तक के सुर्खियों से बने हुए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं डेली आप लोगों से कहती हूँ कि जा कर के आप लोग टेलीग्राम पर लक्ष्य तक आपके साथ नाम से ही चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर की पीडीएफ हम वहीं देते हैं और आप वहाँ से जाकर के उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए हो तो आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे अदर चैनल भी हैं यूपीएससी, वहाँ यूपीएससी से रिलेटेड जो वहाँ पे डेली 100 क्वेश्चन अबाउट प्रैक्टिस कराए जाते हैं। अदर चैनल भी हैं, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड अलग अलग चैनल हैं, तो आप जाकर के अपनी सुविधा अनुसार उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहता है वो भी जाकर के फॉलो कर सकता है। सारी लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। अगर हम गिरते हैं, एक ही बार में कोई सफल हो जाए ज़रूरी तो है नहीं। तो अगर गिरते हैं, हारते हैं, तो इसमें कोई हार नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम असफल नहीं होंगे तब तक हम उस सफलता का मज़ा नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो हम इंसान हैं, कोई अवतार नहीं। हर इंसान गिरता ही है, गिरने से ही, ठोकर लगने से ही इंसान सीखता है। तो इसलिए जो गिर रहा है वो उठे, चले, दौड़े और फिर उसी रफ्तार से भागे जैसा वो फर्स्ट टाइम चल रहा था, क्योंकि जीवन कहा गया है ना, संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। बस लगातार कर्म करते रहिए, चलते रहिए, कोशिश करते रहिए। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा आज के सेशन का। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई, पहले कलर चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे। एक मिनट, इसको लेते हैं। क्या कह रहा है, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। किसकी पढ़ाई कराने वाला, मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला कौन बन गया, मध्य प्रदेश राज्य बन गया। तो इसकी घोषणा तो एमपी के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही कर दी थी। लेकिन कब किया जाना है ये इन्होंने नहीं बताया था। तो अभी हाल ही में इन्होंने घोषणा कर दी है कि और स्टार्ट कर दिया है कि एमपी सरकार ने किस फील्ड में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है एमपी, जहाँ क्या किया जाएगा, जो एमबीबीएस है उसकी पढ़ाई हिंदी में शुरू होने जा रही है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इन्होंने कहा, इनका क्या स्टेटमेंट था कि जब पूरी दुनिया मतलब दुनिया के में जितने भी देश हैं वो अपनी ही भाषा में पढ़ाई करते हैं, तो हम क्यों अंग्रेजी के गुलाम बन करके रह रहे हैं, क्यों नहीं हम अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया कि जो मेडिसिन और बैचलर सर्जरी की पढ़ाई है वो इस बार इन्होंने हिंदी में स्टार्ट करने की घोषणा कर दी है। और इससे होगा क्या, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उन लोगों को इससे क्या होगा, लाभ होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता में कितने % वृद्धि करने की मंजूरी दे दी है। तो कितने % की बढ़ा दिया है इस बार, 3% बढ़ा दिया है। तो पहले ये था 31% था और 3% जब इसमें ऐड कर दिया गया तो ये टोटल कितना हो गया, 34% हो गया। तो ये ध्यान रखना, कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, 3% की है, और 31% पहले था, बढ़ करके अब ये कितना हो गया है, 34% हो गया है। तो ये 34%, अब इससे क्या होगा, और इस जो इन्होंने ये बढ़ोतरी की है, इसका फ़ायदा कितने, जो 47 लाख कर्मचारी हैं, 47 लाख कर्मचारी और 68 लाख, कितने लाख, 68 लाख क्या है, पेंशन भोगी हैं। 47 लाख कर्मी और 68 लाख पेंशन भोगी को इसका क्या होगा, लाभ होगा। और ये जो डीए बढ़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, महंगाई भत्ता, डीए। तो ये जो बढ़ा हुआ है ये कब से लागू होगी, तो ये ध्यान रखना है कब से लागू होगी, 1 जनवरी से ये लागू की जाएगी। और जब ये लागू हो गया, अब इससे सरकार के पास कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा, तो 9540 करोड़
9,540 करोड़ हर साल इससे क्या होगा, सरकार का अतिरिक्त भार इस पर पड़ेगा। तो ये आपको पूरा मैंने क्लियर कर दिया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैंने एमपी का डिस्कशन किया था, तो एमपी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि अधिकतर एग्जाम में पूछता है कि जैसे कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये एमपी में ही है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, वहीं पर है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। बांधवगढ़ कहाँ है, यहीं पर है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, यहीं मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में ही है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि क्या मैंने बताया था कि 34 हो गया, 31 से कितना हो गया, अब 34 हो गया है। और इससे 47 लाख कर्मचारियों को और 60 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। और टोटल कितना भार पड़ेगा, 9540। तो हमें ध्यान रखना है कि 3% बढ़ करके अब टोटल कितना हो गया, 34 हो गया है। तो ये ध्यान रखना हम लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे देख लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर साल कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 31 मार्च को मनाया जाता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, कब मनाया जाता है, 31 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। और इसमें क्यों मनाया जाता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं तो उनके द्वारा जो फेस की जाती है प्रॉब्लम, भेदभाव, जो उनके सामने जो भेदभाव वाली समस्या आ जाती है, सामना किया जाता है, इसके लिए तो उसके प्रति क्या करना है, जागरूकता बढ़ाने के लिए, जिससे उनका क्या हो और ताकि उनका समाज में क्या हो, जो भेदभाव का शिकार हो रहे हैं उससे उनकी क्या हो, उससे समस्या से निजात दिया जा सके। और समाज में जो उनका योगदान है उसके लिए भी क्या किया जाता है, इस दिन जश्न मनाया जाता है। तो बस यही ध्यान रखना है कि ट्रांसजेंडर लोग जो हैं उनके द्वारा जो सामना किया जा रहा है उस भेदभाव के बारे में इसमें क्या किया जाता है, जागरूकता बढ़ाई जाती है। और देख लेते हैं क्या है इसमें है कि इस दिवस की स्थापना कब की गई थी, तो 2009 में की गई थी। कहाँ पर, मिशिगन के यूएस आधारित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता है, उनका नाम है राचेल क्रैडल ने की थी। तो ये ध्यान रखना कि इस दिवस की स्थापना 2009 में मिशिगन के ही यूएस आधारित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता थे राचेल क्रैडल ने की थी। और 31 मार्च 2009 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस मनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी पूछ ले कहाँ पर है, तो कुशीनगर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 26 से 30 मार्च 2022 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है चलिए अभी देख लेते हैं, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। 26 से 30 मार्च 2022 तक हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IONS मतलब इंडियन, O से ओशन, N से नेवल और S का मतलब सिंपोजियम। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, ये समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, तो गोवा और अरब सागर में। कहाँ आयोजित किया गया है, गोवा और अरब सागर में आयोजन किया गया। और दूसरी चीज़ यहाँ क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, देख लेते हैं, 1 मिनट, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये इसका कौन सा संस्करण था इस बार, तो ये पहला संस्करण था। कौन सा संस्करण था इस बार, पहला संस्करण था। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ किया गया है, गोवा और अरब सागर में आयोजन किया गया, और इसका कौन सा संस्करण था, पहला संस्करण था। इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब उद्देश्य क्या है, क्यों ये मतलब आयोजन किया गया, तो इसका उद्देश्य जो मानवीय सहायता है, मानवीय सहायता और आपदा राहत, यहाँ लिख दे रही हूँ, आपदा राहत और मानवीय सहायता। तो इसके संचालन में जो सदस्य देश हैं, इसमें इनकी जो नेवल है, नौसेना है, उनकी अंतःक्रियाशीलता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। क्योंकि इसमें नाम में ही नौसेना आया हुआ है, तो इनके बीच क्या करना है, अंतःक्रियाशीलता को क्या करना है, बढ़ाना है। ये क्लियर हो गया होगा। और अगर इसकी बात करें कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो 25 हैं। कितने हैं, 25 हैं। और 25 में से इसमें 15 देशों की जो नौसेना थी उसने इस अभ्यास में क्या किया है, भाग लिया है। चलिए क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास, ये है क्या, तो ये क्या करता है, इसका क्या काम है, तो ये क्या करता है, जो समुद्री, यहाँ नाम में ही समुद्री लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि समुद्री सुरक्षा को क्या करना है, बढ़ाना है। और जो क्षेत्रीय समुद्री मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना,
और जो सदस्य देश हैं, जैसे मैंने कहा 25 देश हैं इसमें शामिल हैं, तो उनके बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उनको क्या करना है, बढ़ावा देने के लिए जो हिंद महासागर उस क्षेत्र के जो तटीय राज्य है उनके बीच द्विवार्षिक बैठक की क्या है, एक श्रृंखला है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। बस यही ध्यान रखना कि आपदा राहत और मानवीय सहायता जैसे कार्यक्रम को इसमें क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। क्लियर हो गया। अभी हाल ही में क्या हुआ, धर्म गार्जियन अभ्यास हुआ है। ये किसके किसके बीच हुआ है, भारत और जापान के बीच हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया सुरक्षा कवच किससे संबंधित है, तो जो हमारी भारतीय सेना है और जो महाराष्ट्र पुलिस है उसके मध्य ये स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर, पुणे में किया गया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिलन अभ्यास कहाँ किया गया, 2022 विशाखापट्टनम में किया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपका तुरंत उस पर क्लिक आंसर हो जाना चाहिए, तुरंत सोचना भी ना पड़े, इसीलिए मैं बार बार रिवीजन कराती हूँ चीज़ों को। और हाँ, सेकेंड थिंग, ये जो IONS है इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले आपका एक काम बनता है, वो आप लोग फटाफट कर लीजिए। पहला वो काम आपका यही है कि तुरंत आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, लेक्चर को लाइक करिए और तुरंत अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितने भी फ्रेंड हो सबको शेयर कर दीजिए। और थर्ड क्या है, जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में तो कुछ जन नहीं जा रहा आप लोगों का। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्योंकि मैं कहती नहीं हूँ और आप व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो शायद देखते हुए भूल जाते हो, तो कम से कम पहले कर दिया करिए तो भूलेंगे नहीं। हाल ही में किसके सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक विधिक सहायता एक मिनट यहाँ कुछ मिस हो गया, क्या कह रहा है, हाल ही में किसके सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक विधिक सहायता क्लिनिक, यहाँ क्लीन नहीं क्लिनिक होना चाहिए, क्लिनिक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्लिनिक शुरू किया है। और किसकी सहायता से किया है, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण। हाल ही में किसके सहयोग से, राष्ट्रीय महिला आयोग, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग। और इन्होंने क्या किया है, एक क्लिनिक स्टार्ट किया। वो कैसी क्लिनिक है, विधिक सहायता क्लिनिक स्टार्ट किया। तो नाम से ही पता चला विधिक, यानी कि किसमें, विधिक सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता। तो ये स्टार्ट किया है, किसके सहयोग से किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से इन्होंने स्टार्ट किया है। और नेशनल महिला आयोग को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इन्होंने इसके सहायता से इसको स्टार्ट किया। तो इससे होगा क्या, तो ये जो क्लिनिक होगा वो जो महिलाएं हैं उनको क्या करेगा, मुफ्त कानूनी सहायता देगा, मुफ्त कानूनी सहायता देगा। और महिलाओं की जो शिकायत हैं उनके समाधान के लिए ये क्या करेगा, एक एकल खिड़की के रूप में ये काम करेगा। इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जो हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है वो भी देख लेते हैं, क्या है, ये जो है आपका NCW। तो ये जो है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या ये संवैधानिक निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि क्या है, एक ये क्या है, एक वैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक नहीं बल्कि क्या है, एक वैधानिक निकाय है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये वैधानिक निकाय है, यानी किसके तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो 1992 में राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, यानी राष्ट्रीय, शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ, नेशनल कमीशन एक्ट के तहत ये क्या है, एक वैधानिक निकाय है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात करें कि पहले इसके मतलब जब ये पहले आयोग का जो ये गठन हुआ था, कब हुआ था, 31 जनवरी 1992 में हुआ था। तो पहले इसकी मतलब अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुई थी, तो उनका नाम था जयंती पटनायक। क्या नाम था, जयंती पटनायक। और अभी वर्तमान में पूछ ले कि वर्तमान में कौन है इसके हेड, तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, रेखा शर्मा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि हमारे संविधान में अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछे ना पूछे डजेंट मैटर, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो कभी भी किसी भी टाइम में किसी भी एग्जाम में आए तो हमें याद रखना है, तैयार रहना है उसके लिए, कहीं भी आए हमें बस लगा देना आंसर कि निःशुल्क विधिक सहायता ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, वो भी क्लियर कर देते हैं। तो वो है 39 के ए, इंग्लिश में कहें तो ए, हिंदी में कहें तो का, 39 के का, या इंग्लिश में कहें तो 39 ए में ये है। और ये जो है आपका निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक
सहायता, ये मैंने बताया कहाँ पर है, आर्टिकल 39 के ए में है। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित, क्या जमशेदपुर में, पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ आयोजन हुआ है। पहला क्वेश्चन कि सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया है। तो पहले तो कहाँ आयोजन किया गया इसका, जमशेदपुर में। किसके द्वारा जीता गया, तो जो विजेता है वो है भारत। और किसे भारत हरा करके जीता है, बांग्लादेश को। भारत किसे हरा करके जीता है, बांग्लादेश को। सैफ किसको हरा करके, मतलब इसमें जो भारत की महिला टीम है, फुटबॉल महिला टीम, इन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये कहाँ आयोजित हुआ है, जैसा कि मैंने बताया जमशेदपुर JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में ये आयोजित हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने, और हाँ एक और फैक्ट, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तो झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। कहाँ पर, स्वर्णरेखा नदी के किनारे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, यमुनोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ किया गया है इसका आयोजन, नई दिल्ली में किया गया है। तो नाम से ही पता चला यमुनोत्सव, यानी कि यमुना के बारे में, यमुना के लिए उत्सव मनाना। तो कैसा उत्सव मनाना, इसकी सफाई के लिए, यमुना नदी की सफाई के लिए, यमुना नदी की सफाई के लिए ये आयोजन किया गया है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। और चलिए ये तो ठीक है। और यमुना तो पता है भारत की ही नदी है। और ये देखा जाए तो यमुना नदी जो है गंगा की, किसकी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये यमुना है। और यमुना, चलिए यमुना भी देख लेते हैं। तो जो यमुना है ये कहाँ से निकलती है, तो यमुना जो है ये यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से, यमुनोत्री उत्तरकाशी, यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में यमुनोत्री से निकलती है। यानी उत्तरकाशी में 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल नामक जगह से ये निकलती है। और जब ये उत्तर से यहाँ से निकलती है, एक मिनट, चलिए बता दिया कि कहाँ से निकलती है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद जब वहाँ से निकलती है, फिर उत्तराखंड होते हुए, हिमाचल प्रदेश होते हुए, हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए, और यूपी में यहीं आती है, यहीं रुक जाती है, कहीं यहीं थोड़ा वेट करती है और करती है क्या है कि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रयागराज में मिल जा रहे हैं। तो ये क्या करती है, यहीं पर प्रयागराज में क्या करती है, गंगा से मिल जाती है। यमुना जो थी उत्तराखंड, ये मैंने बताया कि यमुनोत्री जो कि उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में, यहीं से ये निकलती है। और यहीं से निकलते हुए उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आकर के यहीं प्रयागराज में किससे मिलती है, गंगा से मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना है। इसकी अदर सहायक नदियाँ जो हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे क्या है, चंबल है, सेंगर है, बेतवा है, केन है, ये सब क्या हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये यमुनोत्सव का आयोजन कहाँ, और ये तो मैंने बता दिया दिल्ली में किया गया है। और कुछ फैक्टर देख लेते हैं। एक परियोजना है जिसका नाम है लखवाड़ परियोजना है। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध दिल्ली से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है, यमुना से संबंधित है। और सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है ये कहाँ पर अभी किया गया है, ये भी तो पता ही होगा, हरियाणा के फरीदाबाद से हो रहा है। और इसमें पार्टनर देश कौन सा, उज्बेकिस्तान है। तो ये सब आपको, अभी पुष्कर महोत्सव मनाया गया है। तो एक दो होता है, एक पुष्कर महोत्सव होता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। पुष्कर महोत्सव होता है, पुष्कर मेला होता है। अगर पुष्कर मेला की बात करें तो ये राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। अगर पुष्कर महोत्सव की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएगा, जहाँ पर नदी के महत्व के बारे में बताया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि चर्चा में बना हुआ अभी कुछ दिन से। हाल ही में भीषण आग लगने के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व चर्चा में देखा गया। यह टाइगर रिजर्व जो है किस जगह पर स्थित है, किस जिले में है। ये नहीं पूछा है कि किस राज्य में स्थित है, किस जिले में। तो राज्य जब पता है तो जिला भी पता हो जाएगा कि ये किस में है, राजस्थान में है। और राजस्थान के किस जिले में है, ये अलवर जिले में है। तो वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है
कि अभी आग लग गई है, तो आग लगने के कारण जो एसडीआरएफ के जवान हैं और जो एसडीआरएफ के जवान वहाँ पहुँचे हैं, वायुसेना के हेलीकॉप्टर, वनकर्मी, और ये सारे जा करके वहाँ पे क्या करें, आग बुझाने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। अभी पूरी तरीके से तो ये समाप्त नहीं हुआ है आग, लेकिन आंशिक रूप से इस पर क्या किया गया है, काम हो गया है। तो इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। तो और भी फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, तो ये तो नहीं पूछा कितने किलोमीटर एरिया में फैला हुआ, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ, 10 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और जो कि मैंने सब बता ही दिया कि किसके द्वारा बुझाने के प्रयास किया जा रहा है, वायुसेना, एसडीआरएफ, ये सारे बहुत ही भरसक प्रयास कर रहे हैं उस पर, लेकिन आंशिक काबू अभी पाया गया, पूरी तरीके से नहीं। तो चलिए देख लेते हैं 2018 के, अगर बाघ की जनगणना 2018 के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बाघ एमपी में है। और वैसे भी बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ है, 2018 की जनगणना देखिए, कहीं कहीं भी देखिए सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। एक मिनट, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इतना तो क्लियर हो गया होगा। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देखा जाए तो वो कहाँ पर है, नागार्जुन सागर सैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ पर है, आंध्रा के, मतलब कि कहा जाए तो आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई पर्वत पर स्थित है। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व अगर भारत का पूछ ले तो वो पेंच है, और पेंच कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। क्लियर। नाम दफा टाइगर रिजर्व पूछ ले, विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व, 3 मैं बता रही हूँ, एक सबसे बड़ा जो कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, सबसे छोटा पेंच मध्य प्रदेश, और सबसे ऊंचा अगर पूछ ले तो नाम दफा टाइगर रिजर्व, और वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी एक मैंने तकनीकी की चर्चा की थी, बोमा तकनीकी, अपने लेक्चर में 2-3 दिन पहले। बोमा तकनीकी किससे संबंधित है, तो ये अफ्रीका से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, अफ्रीका से संबंधित है। और ये मतलब इसमें हुआ क्या था, तो मैंने बताया था, पूरा फिगर करके दिखा करके मैं बताया था कि एक बाड़ा बना दिया जाता है, और उस बाड़े में क्या किया जाता है, उस बाड़े का यूज़ करके क्या करते हैं, क्या जो जानवर होते हैं उनको उसमें मतलब क्या करते हैं, उस बाड़े का यूज़ करके जो जानवर होते हैं उनको ले जाया जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ, जो केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान का, वहाँ से हिरन को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में ले जाया गया है, तो इसी तकनीकी का यूज़ करके ले जाया गया है। अगर एक अवार्ड की बात करें, T/2 का मतलब क्या है, एक मिनट, T/2, T मतलब टाइगर, 2 का मतलब दुगना, यानी जो राज्य क्या करता है, अपने लक्ष्य से, मतलब जो लक्ष्य रखता है उसको पूरा कर लेता है, यानी टाइगर की संख्या को क्या करना, दुगना कर देना। तो उसी फील्ड में इसको ये अवार्ड दिया जाता है, T/2। और ये जो अवार्ड दिया गया है, इस बार दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। और लास्ट टाइम कब किसे दिया गया था, यूपी के पीलीभीत को दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है। और बाघ परियोजना एक आई हुई है, कब आई थी, 1973 में, तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1973 में आई थी। और 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, बाघ दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और हाँ, बाघ की संख्या को बढ़ाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, वो कौन सा सम्मेलन था, तो 29 जुलाई 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है, रशिया में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ फैक्ट कर लेते हैं। भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, 53 टाइगर रिजर्व हैं। पहला कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। अभी नवीनतम कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व अभी नवीनतम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने जितने भी बताए हैं, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के थ्रू या फिर आपका कह सकते हैं करंट के थ्रू, कुछ कहीं भी पूछ ले आपको क्लियर होना चाहिए। या फिर ज्योग्राफी का भी पार्ट मैंने बताया, 3 पार्ट इसमें लेकर के मैंने आपको बताया है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संस्था के द्वारा स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, तो चलिए देख लेते हैं हम। तो ये किसके द्वारा जारी किया, बस हमको ये ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी करती है। किस संस्था के द्वारा स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। चलिए देख लेते हैं। और ये जो मतलब कौन से शीर्षक के तहत, तो ये शीर्षक भी हमें ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, कौन जारी करता है ये ध्यान रखना है। और 1-2 फैक्ट देखेंगे वो भी, बस इतना ध्यान रखिए, और बहुत डीप नहीं जाने वाले इसमें। तो ये जो है, इसकी जो थीम रखी गई है, मतलब शीर्षक रखा गया रिपोर्ट का, उसका नाम है सीइंग, एक मिनट इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, सीइंग द अनसीन, सीइंग द अनसीन। और क्या है,
द केस फॉर एक्शन इन नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। बस आपको इतना ध्यान रखिएगा, पूरा नहीं, पूरा मैं बोल दे रही हूँ, सुन लीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, सीइंग द अनसीन, सीइंग द अनसीन, और क्या है, द केस फॉर एक्शन इन नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। इस शीर्षक से इसको क्या किया गया है, संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के द्वारा स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी की गई। तो ये टाइटल भी मैंने आपको बता दिया, और इसका संबंध किससे है। ये जो रिपोर्ट है, जैसा कि अभी मैंने वर्ड लिया था, एक प्रेगनेंसी, एक वर्ड मैंने बोला, तो इसी से ये संबंधित है। कैसे, क्या संबंध है, तो अनापेक्षित गर्भधारण से इसका संबंध, इस बार का जो संबंध है अनापेक्षित गर्भधारण से संबंधित है। तो इसमें ये बताया गया, जो रिपोर्ट कहती है कि 2015 से 19 के बीच, 2015 से 19 के बीच 121 मिलियन जो है, 121 मिलियन अनापेक्षित गर्भधारण हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत डीप नहीं जाने वाला, बस इतना मैंने आपको बता दिया, जो कि यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, किसके द्वारा जारी की जाती है ये बता दिया, इसकी रिपोर्ट मतलब किस टाइटल के तहत ये लॉन्च किया गया है, किससे संबंध है इसका। तो ये 2-3 फैक्ट आपको ध्यान रखना, और एक ये ध्यान रखिएगा, 4 फैक्ट। और हाँ, और देख लेते हैं, अब आया है यूनियन का नाम, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। इसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। और ये जो यूएन महासभा है, इसके प्रमुख कौन है, अब्दुल्ला शाहिद हैं। और इसमें कितने सदस्य हैं, टोटल 193 सदस्य हैं। और अभी जो हाल ही में बना हुआ वो उसका क्या नाम है, दक्षिणी सूडान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है सारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया, CS राजन को नियुक्त किया गया है। ये किसके स्थान पर, उदय कोटक के स्थान पर ये नियुक्त किए गए हैं CS राजन, और ये अगले 6 माह के लिए नियुक्त किए गए हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो 3 अप्रैल से ये इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और 6 माह के लिए ये अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस पोर्टल का क्या नाम है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वो कौन सा पोर्टल है, कोई कई नाम दे सकता है, तो इसमें हमको ध्यान रखना है DBT, और एक इसके आगे क्या है मेंशन है, भारत पोर्टल, DBT भारत पोर्टल। तो यहाँ पे ये जो है DBT भारत पोर्टल जो है, ये 53 मंत्रालय और 313 केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या होता है कि जो लाभार्थी होते हैं उनको बैंक खाते के माध्यम से जो सब्सिडी का हस्तांतरण किया जाता है, बैंक खातों के माध्यम से लाभार्थी को डायरेक्ट क्या किया जाता है, सब्सिडी का हस्तांतरण किया जाता है। और इससे क्या होता है, पारदर्शिता आएगी। और ये कब स्टार्ट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये कब से स्टार्ट किया गया था, 1 जनवरी 2013 से स्टार्ट किया गया था। तो ये स्टार्ट करने का मकसद यही था कि जो बिचौलिए हैं उनको क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए, जो मेडिटेटर का वर्क कर रहे हैं उसको क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और इसमें जो लाभार्थी हैं उन तक क्या किया जाए, जो दिया जा रहा है वो 100% लाभ उन्हीं तक पहुँचे, यही इसका क्या था, मकसद था, उद्देश्य था। अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया था, कर्नाटक, कौन सा ऐप था, कर्नाटक ऐप नहीं लॉन्च किया था, कर्नाटक में वो ऐप लॉन्च किया गया था जिसका क्या नाम था, दिशांक ऐप। किससे संबंधित था, भूमि जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटलीकरण करने से संबंधित था। ओके, क्लियर हो गया होगा। किसान ऐप किससे संबंधित था, ये मौसम से संबंधित है कि मौसम की पूर्व जानकारी, सटीक जानकारी प्रदान की जाएगी, और ये कहाँ पर, उत्तराखंड में IIT रुड़की के द्वारा, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको पूछा जा सकता है। सुगम्य भारत ऐप, ये किससे संबंधित है, सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था दिव्यांग के लिए। तो ये सब ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कोई क्वेश्चन फंसे आपका फंसना नहीं चाहिए। चलते हैं, रिवीजन करते हैं फटाफट। हाल ही में देश का पहला रेलवे फायर फाइटर कहाँ बनकर तैयार हुआ है, बैतूल MP में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है।
5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता हाल ही में किसके द्वारा की गई है? श्रीलंका के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्वी दिल्ली, न्यू जाफराबाद। हाल ही में विनय समरस्य योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई? कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। ईशान मंथन उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? दिल्ली में किया गया है। डारलोंग समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया। कहाँ पर डारलोंग समुदाय किससे संबंधित? त्रिपुरा से संबंधित है। माता शारदा देवी के मंदिर को बनाने का काम हाल ही में कहाँ स्टार्ट किया गया? जम्मू कश्मीर। कश्मीरी पंडितों की श्रद्धा का प्रतीक है। कहाँ पर प्राचीन ये तो हो गया। 28 मार्च 2022 को किसने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के निदेशक का पदभार ग्रहण किया? डॉक्टर रेणु सिंह। चलिए हो गया। जैसे अभी मैंने क्या सारे पोर्टल में बता रही थी, ऐप बता रही थी, एक पोर्टल और है फास्टर, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टार्ट किया था। फास्टर पोर्टल एक और देख लीजिए, जब फास्टर आ ही गया तो देख लेना। फास्टर और एक का नाम है सुपेस। ये दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसके लिए स्टार्ट की गई? देखिए यहाँ आपको भी मिल जाएगा। इसका नाम क्या रखा गया? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी फास्टर। तो ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दोनों फास्टर और सुपेस ये दोनों ही उसके द्वारा इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई है। और हाँ, एक और फैक्टर डिस्कस करना था, जैसा कि आज मेरा थंबनेल है, आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि आपका किसके बारे में है? ये है गोल्डन वीज़ा के बारे में। गोल्डन वीज़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो सोचा डिस्कस कर दूं थोड़ा सा। ये जो गोल्डन वीज़ा है ये संयुक्त अरब अमीरात से, तो संयुक्त अरब अमीरात ने अभी क्या है, ये क्यों न्यूज़ में बना हुआ है? तो ये जो संयुक्त अरब अमीरात है उसके वहाँ पर एक द्वीप है, यास द्वीप। ये द्वीप है, नाम याद रख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि ये कहाँ से संबंधित है, तो संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। तो यास द्वीप अबू धाबी के ब्रांड एम्बेसडर, ये तो आप लोग पहचानते ही होंगे, इनको तो बताना नहीं है कि कौन है ये। तो यहाँ के अबू धाबी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको क्या किया गया है, वहाँ जो संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा यूएई गोल्डन वीज़ा से इनको सम्मानित किया गया है, और वहाँ का इन्हें क्या किया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके पहले भी क्या है, पहला तो ये तो पहले ऐसे हैं नहीं जिनको गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया, गोल्डन वीज़ा दिया गया है, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे हैं जिनको ये दिया गया। अभी लास्ट टाइम कुछ 2021 समथिंग, मुझे कंफर्म नहीं है मंथ या डेट। अभी लास्ट टाइम क्या है, इसके पहले संजय दत्त को भी दिया गया था गोल्डन वीज़ा। तो ये जो दिया जा रहा है, इसका नाम क्यों जा रहा है, क्या इसमें इतना क्या खास है? तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या खास है। क्या हुआ था कि जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, उसने जो जितने भी समृद्ध व्यक्ति होते हैं और जो असाधारण प्रतिभा वाले होते हैं उनको लुभाने के लिए इसने क्या किया? गोल्डन कार्ड स्थायी निवास योजना शुरू करता है संयुक्त अरब अमीरात, और इसके द्वारा 2018 में पहली बार दीर्घकालिक वीज़ा योजना की घोषणा की गई थी 2018 में। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा। जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, इसकी जो आईसीए है, इसकी जो आईसीए है, आईसीए का मतलब जो फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, तो इसकी तरफ से गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की गई थी। संयुक्त अरब अमीरात की जो आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप है उसी की तरफ से ये गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की गई थी, और गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की जाती है 2019 में की जाती है। इतना तो मैंने बता दिया। अब ये होता क्या है, तो इसमें ये होता है कि गोल्डन वीज़ा की सुविधा उन लोगों के लिए दी जाने लगी जो क्या है, लंबे समय के लिए वहाँ रहना चाहते हैं। क्लियर, जो लंबे समय तक वहाँ रहना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो दूसरे देशों से क्या कहते हैं, वहाँ पर रहें, काम करें, और बिना किसी नेशनल स्पॉन्सर के वहाँ पढ़ने आते हैं। तो ये वीज़ा देखा जाए तो स्पेशली उन्हीं के लिए था, और इसको अगर हासिल हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसके पास वहाँ यानी संयुक्त अरब अमीरात में अपने बिजनेस को 100% मालिकाना हक के साथ वहाँ स्टार्ट करने की ये सुविधा हो जाती है। और ये जो गोल्डन वीज़ा होता है ये 5 या 10 साल तक दुबई या फिर यूएई की किसी भी सिटी में वो रह सकता है, और गोल्डन वीज़ा को इतने समय में रिन्यूअल कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो ऑटोमेटिक क्या होता रहता है, रिन्यू होता रहता है। यही इसकी क्या है, खासियत है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए, ये देखिए संजय दत्त को भी दिया गया था लास्ट टाइम। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने संसद भंग की घोषणा की, ये भी एक न्यूज़ में चल रहा था, सोचा आपको बता दूँ। और ये मैंने मैप दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर मिलते हैं हम सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।